हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं आपका आरपी सर और आज हम जिन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज अपने केमिस्ट्री की क्लास को, जिसका पहला टॉपिक है प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा रोड देखा है जो स्मूथ है, तो आप यहाँ पर अगर आपको साइकिल या बाइक या कार दिया जाए तो आप बहुत स्पीड से निकल जाएंगे, यानी आपको तेज़ी से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या हो कि अगर हम उस रोड में बीच बीच में यहाँ पर ऐसे डिवाइडर लगा दें, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर लगा दें। अब स्पीड ब्रेकर लगाने पर आप बहुत तेज़ी से निकल नहीं पाएंगे, आपको रुकावट होगी गति करने में। तो जो रुकावट है यही प्रतिरोध है। ऐसे ही जब हम कोई चालक लेते हैं, जैसे हमने कोई तार लिया है, तो ये देखिए ये तार है। अगर हम इस तार को सीधा रखेंगे तो उसमें बहने वाले जो इलेक्ट्रॉन या जो विद्युत धारा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी तार को ऐसे मोड़ देता हूँ तो उन इलेक्ट्रॉनों को या विद्युत धारा को प्रवाहित होने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो तार मोड़ दिया गया है। तो इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। यानी ये चालक का वह गुण है जिसके चलते वो अपने अंदर बहने वाली धारा को रोकता है या उसका विरोध करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन को अगर आप देखें तो वो दिया हुआ है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसका वह गुण है जिसके अंदर वह अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसको आर से लिखते हैं। और आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसको आप इस सिंबल से भी दिखा सकते हैं। अब जब आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा अगला एक टॉपिक जो है वो है चालकत्व किसको कहते हैं। चालकत्व जिसकी इंग्लिश होती है कंडक्टेंस। ठीक है, अब कंडक्टेंस क्या चीज़ है, चालकत्व क्या चीज़ है? तो देखिए चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध में हम ये देखते हैं कि कितनी रुकावट आ रही है विद्युत धारा के बहने में, और चालकत्व में देखते हैं कि कितनी आसानी हो रही है विद्युत धारा को प्रवाहित होने में। तो चालकत्व की इंग्लिश चूँकि कंडक्टेंस होती है तो इसका पहला अक्षर सी ही इसका सिंबल है। कुछ बुक में जी से भी लिखा जाता है, तो आप किसी से भी लिख दीजिएगा, चाहे सी से चाहे जी से, कोई फ़र्क नहीं है। और चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। अगर हम 1/r लिखेंगे तो ये हमारे चालकत्व का फार्मूला हो जाएगा। मात्रक क्या होगा? आपको मालूम है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो देखिए अगर मैं आर की जगह पे यहाँ नीचे ओम लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1/क्या ओम, OHM, ये ओम हो गया। आप 1/ओम को चाहें तो आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको आप चाहें तो MHO, जिसको महो भी पढ़ा जाता है, लिख सकते हैं। या साथ ही साथ इसको सीमेंस भी लिखते हैं। सीमेंस मतलब ओम इनवर्स को आप चाहें तो केवल यस से भी प्रदर्शित कर दें, इसको हम सीमेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा चालकत्व वाला टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। अब आप देखें चालकत्व की पूरी चीज़ें जो मैंने बताई थी वो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, केवल आपके समझने से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं लाते हैं, बल्कि एग्ज़ाम में आपके लिखने का तरीका क्या है और कितना लिखना है वो भी मायने रखता है। इसीलिए इस चैनल पे ना केवल पढ़ाया जाता है बल्कि साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं कि इसको लिख करके आप अपने एग्ज़ाम के नोट को भी ईजिली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब चालकत्व तो आपके समझ में आ गया, तो हमारा अगला टॉपिक होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, अब ये क्या चीज़ है आइए समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक तार लिया है, ये देखिए एक तार है, जैसे घरों में तार होता है, वो तार लिया है जिस तार की लंबाई हमने माना है स्मॉल l। ठीक है, ये, और साथ ही साथ जो इसकी मोटाई है या अनुप्रस्थ काट है ना, ये जो इसकी मोटाई है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये इसको हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल या इसकी मोटाई है उसका क्षेत्रफल कितना है? a है। तो ये याद रखिएगा, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है जिसको हम r से लिखते हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ ही साथ उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा, और चालक यानी तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना क्या होगा? कम होगा। और अगर आप मोटाई घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिला दें तो दोनों समीकरणों को मिलाने पर देखिए R 2 बार लिखा है, तो मिलाने पर जो चीज़ें 2 बार होती हैं वो हम केवल 1 बार लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया R। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह देखिए 2 बार है तो लिखेंगे 1 बार। अब देखिए ऊपर वाले में यल है, नीचे वाले में 1/a है, तो अगर यल इंटू 1/a को मिला दें तो ये ऊपर आ जाएगा यल और नीचे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अगर हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना चाहें, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहें, तो
इक्वल लाना पड़ता है, तो r इज इक्वल टू साथ ही साथ एक स्थिरांक लाते हैं और वो स्थिरांक यहाँ पर होता है रो इंटू यल बाई ए। अब ये जो आपका रो है ना, यही आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। यानी यहाँ से देखिए हमको फार्मूला मिल रहा r बराबर रो इंटू एल बाई ए। लेकिन ये तो फार्मूला हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध के परिभाषा के लिए हम उसी सूत्र को पहले फिर से लिखते जो अभी हमने प्राप्त किया था। हमने लिखा था R इज इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए, यही तो लिखा था। अब आप मान लीजिए कि जो चालक आपने लिया था उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर ये दोनों हो गया एक और एक, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा क्या? रो। और यहाँ से तब हम अपनी परिभाषा बना लेंगे कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसका क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए डिफिनीशन में यहाँ वही बताया गया है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध मान लेते R जो है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ ही साथ उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हमने देखिए दो इक्वेशन बना लिया। दो इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को मिलाया तो वही चीज़ यहाँ पर फिर हमने डिफिनीशन जो बनाना था, तो हमने यल को 1 सेंटीमीटर माना है, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तब देखिए यहाँ पर एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब इसका मात्रक क्या लिखेंगे? तो देखिए मात्रक लिखने के लिए ज़रा इस फार्मूले को देखिए। यहाँ दिया R बराबर रो इंटू यल बाई ए। अब यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बाई यल। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए R का मात्रक क्या होता है? तो R का मात्रक आप सबको मालूम है ओम होता है। एरिया का मात्रक अभी मैंने बताया था, इसका मात्रक आमतौर पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। लेंथ का मात्रक आपने लिखा था सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तब भी 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो यानी इसका मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा? ओम सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो चीज़ बताया भी गया है कि जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे तो साथ ही साथ याद रखिएगा आता है चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अब यहाँ देखिए ये चीज़ 2 बार लिखी है तो आप ये 2 बार नहीं लिखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अब ये क्या है? जिस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध उल्टा किसका था? विशिष्ट प्रतिरोध जब हमने निकाला था तो हमने साफ ये बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं। चालकत्व तो किसका उल्टा था? जरा सोचिए, चालकत्व तो उल्टा था प्रतिरोध का। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। अभी आपने जब चालकत्व तो निकाला था जिसको हमने सी से लिखा था, तो आपने कहा था चालकत्व तो उल्टा होता है किसका? प्रतिरोध का। यही तो लिखा था, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, यही लिखा था। अब अगर आप विशिष्ट चालकत्व तो निकाल रहे हैं तो इसका मतलब विशिष्ट चालकत्व तो उल्टा होगा किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। यही तो हो जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब विशिष्ट चालकत्व को लिखते किससे हैं? बता रहे हैं। विशिष्ट चालकत्व को हम लोग लिखते हैं कप्पा से, यानी ऐसे के छोटा सा बना के आप चाहें तो हल्का सा मोड़ दें। ये विशिष्ट चालकत्व का सिंबल है कप्पा। तो यानी इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो हमारा कप्पा है, कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई क्या? रो हो जाएगा, क्योंकि रो मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, अब इसके बाद आप अगर यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू रो का मान रखें तो आपको मालूम है रो का मान अभी मैंने कुछ देर पहले निकाला था ऊपर, तो ये आया था रो का मान R इंटू ए बाई यल। ये आया था कि नहीं आया था? इसको अगर हम और सॉल्व करें तो इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए कप्पा की जगह पे हम यहाँ पे कप्पा ही लिखेंगे। और ये देखिए 1 बाई R है, इसको लिख देंगे 1 बाई R। लेकिन ये चीज़ जो है जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इंटू यल बाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आप देखिए कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा? अभी मैंने बताया था 1 बाई R, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व तो कहलाता है, तो हो जाएगा C इंटू यल बाई क्या? ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? C बराबर कप्पा इज इक्वल टू C इंटू यल बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ से डिफिनीशन आपकी बनेगी, क्या डिफिनीशन बनेगी देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं लेंथ को फिर से मान लूँ कितना? 1 सेंटीमीटर, ये मान लिया मैंने। और एरिया कितना मान लें? एरिया मैंने अभी कितना माना था? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अगर मैं दोनों को 1 मान लूँगा तो यानी L/A की जगह 1 हो जाएगा, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, C। इसका मतलब एक ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और साथ ही साथ उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो चालकत्व होगा वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। तो हमारी डिफिनीशन में देखिए यही चीज़ दिया हुआ है कि किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसी को हम कहते हैं उसका विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए हमने कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ रखा है। रो की वैल्यू हमने देखिए यहाँ पर रो की वैल्यू क्या लिख दिया, R/A/L, जो मैंने अभी ऊपर बताया है। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/R/L/A, और चूंकि 1/R क्या होता है यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व C, तो यानी यहाँ पर C/L/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हमने डिफिनीशन बनाने के लिए क्या किया, हमको डिफिनीशन भी चाहिए। तो डिफिनीशन बनाने के लिए हमने क्या किया, लेंथ को देखिए 1 सेंटीमीटर माना है, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना है। अगर हम ये कर दें तो यानी L/A का मान भी 1 होगा, तो कप्पा इज इक्वल टू C हो जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वाला अगर कोई चालक है तो उसका जो चालकत्व होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगी। मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक आप बिल्कुल निकाल लीजिए। कैसे, आप इस सूत्र को अगर देखें यहाँ पर तो कप्पा इज इक्वल टू C/L/A। अब C का मात्रक क्या होता है आप सभी जानते हैं, C चालकत्व है, चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स होता है। L लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, बटा A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और ये सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा ओम इन्वर्स और साथ ही साथ क्या होगा, सेंटीमीटर इन्वर्स। या अगर आप चाहें तो ओम इन्वर्स की जगह पे महो लिख दीजिए, या सीमेन भी लिख सकते हैं, सीमेन मतलब यस लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर इन्वर्स। समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके मात्रक की भी बात किया हुआ है कि जो इसका मात्रक होता है वो ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, या ओम इन्वर्स की जगह पे हम सीमेन भी लगा देंगे तो सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। ठीक। अब इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें समझ गए तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, वो आता है हमारा सेल स्थिरांक। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और है कि विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकता ये कैसे हम निकालेंगे। तो जी बिल्कुल इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकता तो ये कैसे निकालेंगे। अब आप कहोगे सर अभी तो ऊपर हमने पढ़ा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि विशिष्ट चालकता तो ये चालकता ही कहलाती है, इसकी डिफिनीशन भी पढ़ लिया है। लेकिन आपने वहाँ चालक की लंबाई कितना माना था, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना माना था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने तार की बात किया था, लेकिन एक विलयन तार के रूप में तो ली नहीं जा सकती है। तो एक विलयन कैसे अपनी डिफिनीशन को फॉलो करेगा भाई। तो इसके लिए विलयन के लिए अगर आप डिफिनीशन को फॉलो करना है तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं घन बना करके। कैसे, ये मान लीजिए हम एक घन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या किया, एक घन बना दिया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारों को मिला के इसको घन का रूप दे दीजिए। पहले लीजिए भाई, ये घन बन गया। इस घन की खासियत क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर है। तो ज़रा मुझे ये बताइए, ये जो इसका आधार है जिसको मैंने ग्रीन डॉट से कर दिया, इस आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या हैं, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर ये भी कितना सेंटीमीटर, जो इसकी घन की ऊंचाई है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए हमको कोई वैद्युत अपघट्ट लेना है, सपोज कीजिए हमने ले लिया NaCl। ये किसका विलयन है, NaCl का विलयन। अब आप NaCl का अगर चालकत्व निकालना, चालकता या विशिष्ट चालकत्व निकालना है तो इस NaCl को विलयन को ला करके आपको इस घन में पूरा भरना पड़ेगा, पूरा भरना पड़ेगा। पूरा आपने भर दिया। अब आपने पूरा भर दिया तो आप ये बताओ इस समय विलयन कितनी लंबाई में फैला हुआ है। ये देखिए विलयन आपका कितनी लंबाई फैला, ये पूरा विलयन आपने भर दिया है। तो जब आपने विलयन भर दिया तो विलयन की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखिए जो आपने कंडीशन लगाया था। और क्षेत्रफल कितना है, यानी जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है। अब जो इसका चालकत्व होगा वही इसका विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। लेकिन कोई लोग मुझे सोच के ज़रा ये बता दीजिए कि ये जो मैंने घन बनाया है, इस घन में जो मैंने NaCl या किसी भी वैद्युत अपघट्ट का विलयन भरा है उसका आयतन कितना है। तो आयतन कैसे निकालते हैं घन का, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस पूरे घन में जो विलयन है वह विलयन कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्यों ना मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात ना करके सिंपली ये कह दूँ कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट के
1 सेंटीमीटर क्यूब, कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयन होते हैं उनका जो भी चालकता होता है वही कहलाता है उसका विशिष्ट चालकत्व, या क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो देखिए हमारी डिफिनीशन में वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए हम आयतन की बात करते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन के कितने सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित जो आयनों की चालकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकत्व, या है ना, चालकता कहलाती है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे चालकत्व कर लीजिएगा, ये चालकता नहीं है, या तो केवल चालकता बोलिएगा या विशिष्ट चालकत्व बोलेंगे। किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से, और मात्रक जो मैंने ऊपर लिखा था वही मात्रक फिर से लिख दिया है। बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद सांद्रता परिवर्तन का असर क्या पड़ेगा, तो सांद्रता परिवर्तन का असर मैं आपको ऐसे बता दूं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक विलयन लिया था, ठीक है। अब इस विलयन में यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ तक का आयतन, जहाँ तक मैंने टिक कर दिया है, ये आयतन आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और अभी आपने डिफिनीशन पढ़ा है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन होंगे उन सबकी चालकता निकाल लीजिए, वही उसका चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, मान लेते हैं हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई भी वैद्युत अपघट्य लिया, जैसे NaCl लिया, तो जाहिर सी बात है इसमें धनायन भी होंगे और ऋणायन भी। चलो मान लेते हैं इस समय इसमें जो धनायन है जिसको हम प्लस से दर्शा रहे हैं वो 50 हैं, और साथ ही साथ जो ऋणायन होंगे वो भी मान लीजिए वो भी 50 होंगे। तो अभी कुल कितने आयन हैं, 100 आयन हैं, और इन 100 आयनों के चलते जो भी चालकता होगी वो उस वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता कहलाएगी। अब आपने क्या किया है, इसमें पानी मिला दिया है। इसमें मैं क्या मिलाने जा रहा हूँ, पानी। अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो पानी मिलाने के बाद कहानी कुछ यूँ हो जाएगी कि पानी मिलाने से आयतन बढ़ जाएगा। चलिए भाई, आयतन बढ़ के इतना हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर आपने पानी मिलाया है तो आयतन बढ़ गया है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पानी मिलाने से आयतन हो गया क्या, अधिक। अब आयतन अधिक हो गया है तो जाहिर सी बात है कुछ आयन भी ऊपर चले जाएंगे। जो आयन अभी यहाँ तक फैले थे वो पूरे विलयन में फैल जाएंगे, तो यानी कुछ आयन ऊपर चले जाएंगे और कुछ आयन अभी भी नीचे रहेंगे। अब अगर मैं उतने ही आयनों की तुलना करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो मैं यहाँ तक 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूँ। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर यहाँ तक है तो उसमें पहले 50 धनायन 50 ऋणायन थे, लेकिन अब धनायन यहाँ पे मान लेते हैं कितने हो गए, 30, और ऋणायन भी मान लीजिए 30 या 20 कुछ हो गए, 30 लिख दे रहा हूँ। तो बाकी धनायन ऋणायन कहाँ गए, बाकी के धनायन ऋणायन चले गए ऊपर, क्योंकि विलयन ऊपर तक आपने बढ़ाया है। अब विलयन बढ़ने से कुछ धनायन ऋणायन ऊपर चले गए। कितने धनायन ऊपर चले गए, 20, और ऋणायन भी मान लेते कितने चले गए, ये 20 चले गए। तो अगर आप उतने ही आयतन की तुलना करिए तो उतने ही आयतन में पहले जहाँ 50 धनायन 50 ऋणायन थे, अब आपके पास धनायन ऋणायन घट गए हैं और आयनों के चलते ही चालकता होती है। तो आपकी परिभाषा कह रही थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन होंगे वही चालकता ही तो वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता होती है। अब आपके देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में पानी मिलाने से, पानी मिलाने का मतलब क्या होता है, सांद्रता घटा रहे हैं या तनुता को बढ़ा रहे हैं। तो जब आपने सांद्रता ही घटा दिया तो सांद्रता घटाने पर क्या हुआ, एकांक आयतन में यानी उतने ही आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई, और आयनों की संख्या कम हो गई तो चालकता भी कम हो जाएगी। इसका साफ मतलब है कि जब जब आप तनुता बढ़ाएंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या सांद्रता घटाएंगे यानी कंसंट्रेशन को कम करेंगे, तो जो हमारा विशिष्ट चालकत्व है या चालकता है उसके मान में क्या होगी, कमी होगी। एक्सप्लेन करने के लिए देख दिया है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन का जो चालकत्व होता है या चालकता होती है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब आपने सांद्रता को घटा दिया या तनुता को बढ़ा दिया तो विलयन का आयतन तो बढ़ गया, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित जो आयनों की संख्या हो गई वो क्या हो गई, देखिए लिखा है आयनों की संख्या कम हो गई है। और अगर आयनों की संख्या कम हो गई है तो आयनों के चलते ही तो विशिष्ट चालकता आ रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पर चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये विशिष्ट शब्द ये यहाँ से आप कट कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, चालकता लिखिए या विशिष्ट चालकत्व लिखिए, कुछ एक ही लिखा जाता है। समझ में आ रहा है। अब एक सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि आखिर वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता हम निकालते कैसे। तो उस चालकता को निकालने के लिए हमको चालकता सेल के बारे में पढ़ना होगा। देखिए हमारे पास 2 चालकता सेल होते हैं, ये दोनों जो चित्र में आपको दिखाए गए हैं, इसमें होता क्या है, 2 तरीका होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका NaCl का या किसी वैद्युत अपघट्य का विलयन है, हम मान ले रहे हैं कि ये NaCl का ही विलयन है। अब आप इससे भी चालकता निकाल सकते हैं, इससे भी चालकता। कैसे, अगर आप पहले वाले इस वाले सेल का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस विलयन को ला करके इसमें भरना होगा, भर दीजिएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम दूसरे वाले सेल से चालकता सेल से निकालना चाहेंगे तो इस चालकता सेल को ला करके इसी में डुबो दीजिएगा, विलयन में ले जाके डुबो दीजिएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा
दोनों ही सेलों में इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखिए कितना लिखा है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखा है किससे, ए से, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है उसको किससे लिखा गया है, यल से। यहाँ भी देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और साथ ही साथ दूरी को किससे लिखा गया है, यल से। अब इसमें आप क्या करिए, भर दीजिए। उसके बाद आप चालकता का जो सूत्र होता है यहाँ पे क्या होता है, ये चालकता का सूत्र होता है कप्पा इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा है, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू यल बाई ए, यही तो पढ़ा है। अब यहाँ यल क्या है देख लीजिए, ये चालकता सेल की यही दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, यल है, और ए क्या है, किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर आपको यल और सी दोनों का मान, यल और ए दोनों का मान पता है तो जो भी उसका चालकत्व आएगा रीडिंग में आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है। और हाँ, याद रखिएगा किसी भी चालकता सेल में यल बाई ए का जो मान होता है, यल क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और ए क्या है, किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो किसी भी चालकता सेल के लिए यल बाई ए का मान हमेशा स्थिर होता है, इसीलिए यल बाई ए को हम कहते हैं क्या, सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। तो ज़रा देखिए हमारा अगला टॉपिक है सेल स्थिरांक। कई बार ये भी पूछ लेता है कि सेल स्थिरांक क्या है, किस चीज़ को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो आप कोई भी चालकता सेल लेंगे, देखिए किसी भी चालकता सेल, चाहे ये, इनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो ये यल है वो लीजिए, और किसी एक इलेक्ट्रोड, चाहे कोई भी, इसको या इसको किसी लीजिए, उसके तल का क्षेत्रफल जो है उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, और यहाँ से ये निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा। अब आप बताइए कि लेंथ का मात्रक हम क्या लिखते हैं, जनरली सेंटीमीटर में, और एरिया का मात्रक लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तब भी तो 1 सेंटीमीटर बचेगा ना, यही सेंटीमीटर जब ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर इन्वर्स होगा, तो इसका मात्रक सेंटीमीटर इन्वर्स, या अगर आप मीटर में लिखना चाहते हैं तो मीटर इन्वर्स लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद एक सूत्र आया है कि सेल स्थिरांक बराबर, सेल स्थिरांक निकालते कैसे हैं। तो देखिए अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था, आपने पढ़ा था कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू यल बाई ए पढ़ा था। अब इसी यल बाई ए बराबर करेंगे तो यल बाई ए बराबर हो क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा कप्पा इंटू 1/c, यानी कप्पा क्या है, चालकता है, तो सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चालकता, लिख दिया चालकता, और 1/c, सी क्या होता है, चालकत्व होता है, तो देखिए चालकता गुणे 1 चालकत्व हो जाएगा ये सूत्र। या आप चालकता को चालकता ही लिख दीजिए, और 1 चालकत्व को हम प्रतिरोध भी कहते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने प्रतिरोध लिख दिया है। तो सेल स्थिरांक निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपको किसी विलेन की चालकता और प्रतिरोध पता हो तो ऐसे लगा लीजिए, और अगर चालकता और चालकत्व पता हो तो इस सूत्र का पालन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चालकता और मोलर चालकता में संबंध क्या होता है। मोलर चालकता आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर नहीं आपने मोलरता का देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उसको देख करके आप मोलर चालकता के बारे में जान सकते हैं। मोलर चालकता को हम लिखते थे किससे, लैम्डा एम से, और चालकता हमने आज पढ़ा है जिसको हम किससे लिखते हैं, कप्पा से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई वैद्युत अपघट्य विलयन है, अगर एक वैद्युत अपघट्य विलयन है जिसकी मोलरता मान लेते हैं m है, तो मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको चालकता में 1000 का गुणा करना होगा, और आपकी जो मोलरता यानी मोल प्रति लीटर वाली वैल्यू होगी उससे भाग कर दीजिए, यही मोलर चालकता और चालकता में संबंध होता है। तो देखिए हमने यहाँ माना है कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की जो मोलर चालकता है वो लैम्डा m है और चालकता क्या है, कप्पा हो, तो विलयन की मोलरता m मानने पर लैम्डा m बराबर कप्पा गुणे 1000 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, m कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास इतने सारे सूत्र हो गए, तो न्यूमेरिकल भी तो चाहिए, केवल सूत्र से ही तो हमको थोड़े समझ में आएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मात्रक को देखिएगा, यहाँ पे चालकता लिखा है, वैसे चालकता का मात्रक सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स दिया है, यानी ये दिया है आपको कप्पा, मात्रक आप पीछे पढ़ के आए हैं, आपको कप्पा दिया है, मोलरता यानी m का मान भी दिया है, m का मान कितना दिया है 0.20 ये दिया हुआ है, और इसकी आणविक या मोलर चालकता निकालनी है। तो अभी आपको सूत्र जो मैंने बताया था, अगर आपको कप्पा का मान पता है, m का मान पता है, तो अभी आपको मैंने मोलर चालकता का सूत्र बताया था कि लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, m। अब आप बताइए, अगर आपको कप्पा की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, तो क्या लैम्डा m नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उस चीज़ को सॉल्व करके भी बताया गया, क्योंकि आपको लिखना भी आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा सॉल्व दिया है, मोलरता दिया है, कप्पा दिया है, मोलर चालकता निकालना है, आपने सूत्र रखा,
कप्पा की वैल्यू देखिए लिख दिया, मोलरता की वैल्यू देखिए लिख दिया, और जब सॉल्व कर लेंगे ये हमारा आंसर होगा। मात्रक लिखना मत भूलिएगा, मात्रक इसका क्या होता है मोलर चालकता का, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 0.02 मोल पर लीटर केसीआर मिलियन का प्रतिरोध दिया है। अब आप देखिए सिंपल सा चीज़, ये आपको मोलरता दिया है, यम का मान दे दिया है। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, अगर आपको याद होगा प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है आर, तो मोलर चालकता निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान ये देने वाली बात है कि मोलर चालकता निकलेगी कैसे। लास्ट में आपको देखिए सेल स्थिरांक भी दिया है, ये सेल स्थिरांक को किससे लिखते हैं, सेल स्थिरांक को मैंने अभी बताया L/A से लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अब हम करेंगे क्या। सबसे पहली चीज़, अगर आप मोलर चालकता का सूत्र लिखेंगे तो लेमडा यम बराबर क्या हो जाता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है एम, यही होता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमको पता क्या क्या है, यहाँ हमको मोलरता की वैल्यू दी है, देखिए मोलरता की वैल्यू तो पता ही है 0.02, लेकिन कप्पा नहीं पता है। कप्पा कैसे निकालेंगे, कप्पा निकालने का जो आपके पास सूत्र होता है वो क्या सूत्र होता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास होता है कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू L/A होता है, जहाँ सी क्या है चालकत्व है, लेकिन इस क्वेश्चन में चालकत्व नहीं दिया, प्रतिरोध दिया है। तो आपको इतना मालूम है कि जो चालकत्व होता है ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो सी की जगह पे आप क्या लिख दीजिए 1/R लिख दीजिए, और आगे क्या है L/A। अब आप देखिए L/A का मान पता है यहाँ से, तो L/A का मान यहाँ रख दीजिए। आपको R का मान भी पता है 480, अगर मैं R का मान रख दूँ तो यहाँ से कप्पा का मान निकल जाएगा, और वही कप्पा का मान जब आप यहाँ रख देंगे तो लेमडा एम का मान भी निकल जाएगा। लिखने का तरीका आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए विलियन की मोलरता जो दिया था वो लिखा है, प्रतिरोध आपको दिया था वो लिखा है, और सेल स्थिरांक जिसको L/A से लिखते हैं वो दिया है। तो सबसे पहले देखिए हमने चालकता निकाल लिया। चालकता कैसे निकाल लिया, 1/R इंटू L/A करके। R की वैल्यू 480 है और L/A की वैल्यू कितना है 1.29 है। हमने सॉल्व किया तो कप्पा की ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब ये वैल्यू मिलने के बाद हम जब मोलर चालकता निकालने जाएंगे तो हम मोलर चालकता का सूत्र निकालेंगे। मोलर चालकता का सूत्र अभी आपको बताया था कि वो होता है क्या, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम करके। अब यहाँ पे लेमडा एम की वैल्यू कितनी दी, लेमडा एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कप्पा की देखिए वैल्यू हमने रख दी, 1000 से गुणा किया और मोलरता की वैल्यू रख दी, फिर इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही मात्रा के साथ लिख दीजिएगा। आप चाहें तो ओम इनवर्स की जगह सीमेन भी लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगले प्रश्न में देखिए दिया है 0.1 मोल पर लीटर मोलरता दिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक स्तंभ की बात किया। इस क्वेश्चन को बच्चे जल्दी नहीं लगा पाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। क्या दिया देखिए, बहुत पैनिक नहीं होना है आपको। देखिए यहाँ पे मोल प्रति लीटर दिया, यानी ये हो गया मोलरता का मान हो गया। अब यहाँ कह रहा है विलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का प्रतिरोध दिया है। तो भाई प्रतिरोध दिया है ना, तो प्रतिरोध का मतलब ये मान हो गया R का। तो यम का मान पता है, R का मान पता है, लेकिन ये जो लिख दिया है कि 1000 सेंटीमीटर लंबाई और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या के स्तंभ का प्रतिरोध, ये स्तंभ क्या होता है, स्तंभ मतलब होता है एक ऐसे बेलनाकार पात्र, एक ऐसे क्या होता है, ये बेलनाकार पात्र है जिसमें वो विलियन भरा गया है, और इस पात्र का ये जो लंबाई है वो क्या है, यल है। तो यल का मान देखो दिया है यहाँ पे कितना, 1000 सेंटीमीटर, और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होता है ये आपको दिया, यानी उसका आधार जो कि वृत्ताकार होता है, इसकी त्रिज्या R दिया है। अब ये R दिया है तो आप ये बताओ मोलर चालकता कैसे निकालेंगे। मोलर चालकता निकालने के लिए हमको पहले क्या पता होना चाहिए, कप्पा। अच्छा ये बताओ कप्पा हम कैसे निकालते हैं। कप्पा निकालने का सूत्र क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था 1/R इंटू L बाई क्या करके A करके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमको दिया है R की वैल्यू दिया है भाई, ये देखो ये R की वैल्यू आपको दिया 5 गुणा, यल का मान भी दिया है, यल का मान कितना दिया है 1000 सेंटीमीटर। अगर नहीं पता है तो A, क्योंकि अगर A मालूम हो जाए तो कप्पा निकल जाएगा, और जब कप्पा निकल जाएगा तो मोलर चालकता हम निकाल लेंगे। A कैसे निकालेंगे, कोई बच्चा ये बताएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो आप ये बताइए जब R की वैल्यू दी अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या क्षेत्रफल A का मान नहीं पता हो जाएगा, पता हो जाएगा ना। और जैसे ही A का मान पता हो जाए आप ले जाके यहाँ रख देंगे तो कप्पा की वैल्यू निकल जाएगी, और जब कप्पा की वैल्यू निकल गई तो मोलर चालकता हम निकाल लेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो भी चीज़ दिया था मोलरता दिया था जो मैंने पहले ही बता दिया, कॉलम का प्रतिरोध दिया था
कॉलम की त्रिज्या जब दी है तो त्रिज्या से देखिए हमने पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा, क्योंकि कॉलम का जो बेस होता है वो वृत्ताकार होता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान है। तो देखिए पाई गुणे आर का वर्ग कर दिया तो ये हमको मिल गया। लंबाई दिया है, हमने चालकता में देखिए 1/r लिखा। अब आर की वैल्यू देखिए 5 × 10⁻³ है वो लिख दिया। यल की वैल्यू 1000 और ए की वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ से देखिए हमको कप्पा की वैल्यू पता होगी, और जब कप्पा की वैल्यू पता हो गई तो फिर आपको मालूम है मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है। मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे 1000/m। कप्पा की जो वैल्यू आई थी 0.254 यहाँ लिखे इंटू 1000, और मोलरता की वैल्यू शुरू में ही आपको दिया था। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जो 0.05 mNaOH का प्रतिरोध दिया है, सेल स्थिरांक दिया है, तो विलयन की चालकता या निकालनी है और साथ ही साथ मोलर चालकता। ये सेम पिछले क्वेश्चन है। मोलरता यानी आपको यम का मान दिया है, प्रतिरोध यानी आपको आर का मान भी दिया है, चालकता सेल स्थिरांक, चालकता सेल का स्थिरांक यानी सेल का स्थिरांक दिया है। सेल स्थिरांक को हम किससे लिखते हैं, L/A से, तो L/A का मान भी आपको दिया है, और निकालना है चालकता और मोलर चालकता। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यही सूत्र देखिए यहाँ पे लगा देंगे। कप्पा इज इक्वल टू 1/r, देखिए r का मान दिया है तो r का मान यहाँ रख दीजिएगा, और L/A सेल स्थिरांक का मान देखिए ये दिया हुआ है 0.367। तो यहाँ से कप्पा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कप्पा निकल जाएगा। और कप्पा निकलने के बाद आप मोलर चालकता निकालने जाएंगे तो कप्पा गुणे 1000/m, यम का मान कितना दिया है, देखिए यम का मान यहाँ दिया 0.05। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व करके बताई भी गई हैं। विलयन की मोलरता है इतनी, कॉलम का प्रतिरोध दिया है, सेल स्थिरांक यानी L/A दिया है। सबसे पहले आपने क्या निकाला, कप्पा 1/r का मान 31.6 और L/A का मान देखिए दिया 0.367 लगाए, चालकता निकल गया। और चालकता निकलने के बाद आप मोलर चालकता का भी सूत्र लगाइए, और जब इस सूत्र से लगाएंगे वैल्यू रख दीजिए जो जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अगला दिया है किसी विद्युत अपघट के 0.8 m विलयन की प्रतिरोधकता दी है। अब ये प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता को अगर आप जाके ऊपर वीडियो देखिएगा तो प्रतिरोधकता मतलब रो दिया है, और आपको मोलरता भी दिया है, और साथ ही साथ कह रहा है मोलर चालकता बताइए। अब आप बताओ मोलर चालकता का, तो हमारे पास केवल एक सूत्र है, λm बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यम। यम की वैल्यू तो पता है, वो तो मैं रख दूंगा, मुझे कप्पा नहीं पता है। और अगर आपने डिफिनीशन को ढंग से पढ़ा होगा तो कप्पा इज इक्वल टू यानी चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो प्रतिरोधकता रो कितना दिया है, 5 × 10⁻³ अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1/5 × 10⁻³ तो 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, और 1/5 मतलब कितना होता है, 0.2 होता है। तो देखिए यहाँ से कप्पा की वैल्यू चली आई, और कप्पा की यही वैल्यू यहाँ रख दोगे तो मोलर चालकता भी निकल जाएगा। तो देखिए उसी चीज़ को सॉल्व किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले विलयन की जो मोलरता दी थी वो लिखा है, प्रतिरोधकता दी है, तो हमने देखिए चालकता निकालने के लिए 1/ρ कर दिया है। और जब ये वैल्यू पता हो गई तो आप मोलर चालकता का सूत्र लगाइए, वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक वैद्युत अपघट के 1.5 m विलयन की मोलर चालकता दिया है, चालकता निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए इजी है, आपको उल्टा करके दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता दिया यानी m का मान दिया हुआ है। मोलर चालकता को किससे लिखते हैं, λm से, और आपसे कह रहे चालकता यानी कप्पा। तो आपको करना क्या, सूत्र तो यही लगाना है। यहाँ देखिए सूत्र लिखा हुआ है, आपको λm का मान दिया है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ आपको मोलरता भी दिया है, कितना दिया है, 1.5 दिया है, और कह रहा है ये कप्पा निकाले। तो क्या कप्पा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी भाई। तो यहाँ पर विलयन की मोलरता देखिए जो चीज़ें दिया है हमने रख दिया, वैल्यू जो जो दिया था ये दिया है, मोलर चालकता दिया है, चालकता निकालना है, हमने ये सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद सबकी वैल्यू रखिए। अब वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक अगला प्रश्न जो दिया है। इस क्वेश्चन का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे लोग पैनिक हो जाते हैं। जरा सा बड़ा क्वेश्चन देके उनके दिमाग में तक इतना बड़ा क्वेश्चन मुझसे नहीं लगेगा, जबकि आप क्वेश्चन को समझिए वो क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध दिया है, यानी जिस सेल में 0.1 मोल पर लीटर सेल का प्रतिरोध है 1000 ओम है। अब कह रहे हैं यदि उसी सेल में हम 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन भर दें तो सेल का प्रतिरोध बदल के 520 ओम हो जाता है। 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन के लिए चालकता ज्ञात कीजिए और मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, है ना।
एक हिंट आपको दिया है कि यदि 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की जो चालकता है वो कितना दिया है, 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स दिया है। तो देखिए पहला काम हम ये देख लेंगे कि 0.1 मोल KCl विलयन जब मेरे पास था तो मेरे पास क्या क्या डाटा दिया है। इसके लिए पहला डाटा तो हमको दिया, मोलरता दिया है, कितना दिया है 0.1, ये दिया है ना, ये लिख दिया। प्रतिरोध भी दिया, प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, R से, तो हमको प्रतिरोध कितना दिया है, ये दिया है 100 ओम, ठीक है 100 ओम दिया है। साथ ही साथ लास्ट लाइन में देखिए 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता दी है। चालकता को हम लिखते हैं किससे, कप्पा से। कप्पा इज इक्वल टू दिया है कितना, कप्पा इज इक्वल टू दिया 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स, ये दिया है। अब ये जो मीटर इनवर्स दिया ना, आपको मालूम है मोलर चालकता का मात्रा क्या था, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो सेंटीमीटर में चाहिए तो आप लगे हाथ इसी मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में बदल लीजिए। कैसे, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है। 100 से भाग का मतलब होता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 10 के घात ऋण कितना 2, और मात्रक हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ में आ रहा है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको मोलर चालकता निकालनी है, और मोलर चालकता का मात्रक होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सेंटीमीटर चाहिए हमको, इसीलिए हमने इसको लगे हाथ यही सेंटीमीटर इनवर्स में बदल दिया है। कभी भी मीटर इनवर्स और अगर उसको सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना हो तो 100 से भाग कर दीजिए या 10 घात ऋण 2 से गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए अगर इतनी जानकारी मेरे पास है तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से निकाल पाऊँगा तो कप्पा चूँकि दिया तो कप्पा वाला ही सूत्र लगेगा। कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/R इंटू L/A। अब आप बताइए कप्पा का मान दिया है, देखिए कप्पा का मान दिया है, R का मान भी दिया है। अगर ये दिया है तो यहाँ से हम L/A यानी उस सेल का स्थिरांक, जिस सेल में इसको भरा गया है उस सेल का स्थिरांक निकाल लेंगे। अब चूँकि सेल वही है तो L/A का मान बदलने वाला नहीं, तो यहाँ से L/A का पहले मान निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। चलिए अब जब L/A का मान मिल गया तो अब क्वेश्चन को हम बदलते हैं। क्या, अब हमारी सांद्रता कितनी हो गई है, 0.02 मोल पर लीटर, यानी अब विलयन हमारा हो गया है 0.02 मोल पर लीटर। अब उसकी मोलर चालकता निकालनी है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। प्रतिरोध भी देखिए दिया उसका कि 0.02 के लिए प्रतिरोध 520 ओम दिया है ना। L/A का मान अभी आपने ऊपर निकाला ही होगा पहले वाले कंडीशन के हिसाब से। अब अगर मैं यहाँ पे कप्पा का सूत्र लगा दूँ तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/ क्या कर देंगे, A कर देंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए R का मान दिया है, L/A का मान पहले से पता है, तो क्या यहाँ से कप्पा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। और जब कप्पा निकल जाएगा तो लेमडा m इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा m इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। कप्पा की वैल्यू आप जो भी निकालेंगे, कप्पा की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दीजिएगा। बात समझ रहे हैं, कप्पा की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, साथ ही साथ यम की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो लेमडा यम का भी मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उस चीज़ को पहले उसने सॉल्व करके L/A का ही मान निकाला। कैसे, यहाँ पे देखिए 0.1 मोल पर लीटर के लिए प्रतिरोध दिया था, चालकता दिया था, हमने सूत्र लगाया और L/A का मान पता कर लिया। L/A का मान पता करने के बाद चूँकि सेल वही है तो L/A का मान फिक्स है। उसके बाद हमने 0.02 मोल पर लीटर के लिए क्या क्या दिया था, प्रतिरोध दिया था, तो हमने कप्पा L/A का मान तो यही वाला हमने लिख दिया है। चालकता निकाला कैसे, तो चालकता निकालने के लिए देखिए हमने ये सूत्र लगाया 1/R इंटू L/A। L/A की वैल्यू वही 1.29 रखा और R का मान कितना रख दिया, 520 ओम। सॉल्व किया, कप्पा निकल गया। और जब कप्पा निकल गया तो हमने मोलर चालकता का सूत्र निकाला, और मोलर चालकता के सूत्र में हमने यहाँ पे लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू रख दिया, ये ला करके 1000 से गुणा होना ही है, और मोलरता की वैल्यू 0.02 को करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये है कि नहीं सर हमको जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज़ आपको मैं इजीली बता दूं, अगर आपको ये मात्रक जो यहाँ पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है मोल इनवर्स, इसको अगर कन्वर्ट करना है मीटर में तो आप इसको सिंपली लिख दीजिएगा 124, और सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को अगर सीमेन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप यहीं 10 घाते ऋण 4 से क्या कर दिए, गुणा, तब इसका मात्रक हो जाएगा सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मीटर में ही निकालना था, तो आप वहाँ पे 10 घाते ऋण 4 से गुणा करके सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगला दिया है 2 क्वेश्चन यहाँ पर।
लेकिन ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है, केवल मेरे बताने से आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसको आप खुद लगाएंगे और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वो सही होगा क्वेश्चन का आंसर तो मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, गलत होगा तो पार्टिकुलर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे उस चीज़ को वीडियो के ज़रिए समझा करके भेज दूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने आपको समझाए हैं, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है और अब ये कंसेप्ट आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करिए जो किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।